बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। बेरहमाना स्क्रूटनी का कहा था, इख्तियारात से बेरहमाना तजावुज का नहीं। इलेक्शन कमीशन सियासतदानों को जलील करने पर उतर आया है। अदालत उस्मा ने कराची नो गो एरियाज पर नोटिस लिया और आईजी सिंध कहते हैं नो गो एरिया का वजूद ही नहीं। अदालत को झूठा साबित करने की कोशिश है साहब। इलेक्शन कमीशन की आजादियां उरूज पर, बैलेट पेपर में खाली खाना भी शामिल होगा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने का जिम्मेदार, मगर यहां तो रेफरेंडम होने जा रहा है। IMF कर्ज देने के लिए तैयार, दिवालिया होने का खतरा टल गया, लेकिन कर्ज लेने के लिए निगरान हुकूमत की तैयारी पूरी नहीं। कल तक ख्याल किया जा रहा था कि निगरान हुकूमत के आने के बाद कराची का एक खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है, लेकिन इस एहसास को इतनी जल्दी नजर लग जाएगी ये किसी को खबर ना थी। आज कराची में कोरंगी नंबर 5 में रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमला करके इस अमन के फरत बख्श एहसास को धुएं की तरह दहशतगर्दों ने उड़ा दिया। कराची में टूटने वाली इस क़यामत पर बात लाजिम है, मगर पहले बात कुछ और वहशतों की। जैसे कराची में अमन की हमारी ख्वाहिश हमेशा अबूरी ही रही, उसी तरह जमहूरियत के चलने और इंतखाबात के इनेकाद की खुशी भी हजम नहीं हो रही। आजाद इलेक्शन कमीशन एक दरीना ख्वाब था कि ये एस्टैब्लिशमेंट के चुंगल से निकले आमिरों के दरबारी का अपना किरदार तब्दील करे। ये ख्वाब पूरा हुआ। इलेक्शन कमीशन आजाद हुआ, बल्कि कुछ ज्यादा ही आजाद हो गया। इसने जहां एस्टैब्लिशमेंट से अपनी लगामें आजाद करवाई, वहीं ये अपने इख्तियारात से आजाद होता भी नजर आने लगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो आइन में दी गई मुद्दत के अंदर अंदर इंतखाबात का इनेकाद करवाए, आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत दी गई अहलियत जांचे, अदालत की थपकी और हालात के धारे में बहता हुआ इलेक्शन कमीशन यूं लगता है कि अपनी हुदूद व क़यूद का एहसास भुला बैठा है। उम्मीदवार इस्लामी शायर से किस कदर आगाह है ये जानना दुरुस्त, दुआए कुनूत सुनना, नमाजों के नाम 6 के 6 कलमे सुनना भी जायज, आयतुल कुर्सी बुलंद आवाज में पढ़वाना भी ठीक, लेकिन दूसरी शादी क्यों की? सर्दी का मौसम पसंद है या गर्मी का? बेटे से ज्यादा बेटी से प्यार है? कायद आजम कब पैदा हुए? कायद आजम के 14 नुकात क्या थे? पाकिस्तान को कौमी तराना किसने लिखा? इनका आइन के 62-63 से क्या ताल्लुक है? चलिए, हो सकता है कि कोई ताल्लुक भी हो, लेकिन सवाल यह है कि रिटर्निंग ऑफिसरों के पास किसी की तजलील का भी हक है। रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों को किस तरह हजीमत का निशाना बना रहे हैं, एक नजर खुद देख लें। उनका जो नाम है वो किसने रखा? पाकिस्तान का नाम अल्लामा इकबाल साहब ने साफ देखा था, पाकिस्तानी नहीं। चौधरी रहमत अली। अच्छा, आप ये बताएं कौमी तराना किसने लिखा था? कायदे आज़म वो अल्लामा इकबाल ने। ये आप ये बता दें कि कायदे आज़म कब पैदा हुए थे? नहीं, ये मुझे 1876 25 दिसंबर। आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? मेरे ख्याल है 40-50 हज़ार रुपये। कौमी तराना सुना दें। सरज़मीं शादबाद विश्व पाकिस्तान कब बना सर? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त तक मैं तो उससे बड़ा हूँ। 1947। कौन से महीने में? ये महीना नहीं मुझे याद। जिस मुल्क की आपने खिदमत करनी है, आपको ये पता नहीं है कि वो किस दिन बना था। क्या इलेक्शन कमीशन वाले अपनी हुदूद और इख्तियारात से तजावुज़ तो नहीं कर रहे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक। मालिक साहब, ये जो इस्लामी सवाल थे वो तो अपनी जगह, लेकिन ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं आर्टिकल 62-63 से सादिक और अमीन होने से इनका क्या ताल्लुक है? उसामा, पढ़े लिखे जाहिल आपको हर जगह मिलेंगे। वो कोई मोनोपली नहीं है किसी महकमे की, किसी डिपार्टमेंट की। ये हाल है। हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन देता अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स को, क्योंकि देखें हर किस्म की काबिलियत या अहलियत या नाहल किस्म के रिटर्निंग ऑफिसर्स भी हैं, ताकि उनको पता हो क्या पूछना है। मैं तो बड़ा सिंपल, मेरा तो व्यू है इस पर कि मुसलमान के लिए भी बस अगर उसको कलमा आता है, कलमा आप सुन लें, और वो तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बस सुन लें काफ़ी है। बिकॉज जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनकी अपनी अहलियत का नहीं पता कि आपने मेरे से कौन सी दुआ सुनी, मैंने ठीक पढ़ी नहीं पढ़ी, कोई तारीख है। ये इलेक्शन कमीशन की इसकी शॉर्टकमिंग है। इनको एक क्वेश्चनर दे देना चाहिए था, एक सेट ऑफ क्वेश्चनर, और वो होना चाहिए था। अव्वल तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, लेकिन बेहूदगी कहीं भी हो सकती है। कलमे सुनना अपनी जगह, उसको जिस तरह आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त अपनी जगह, लेकिन ये सवाल कायद आज़म के 14 नुकात
दूसरी शादी क्यों की, बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं या बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं, ये किस किस्म के सवालात हैं? जनरल नॉलेज का यहां पर पेपर दिया जा रहा है, क्या हो रहा है ये? नहीं, मैंने तो आपको कहा ये बिल्कुल जहालत है। और ये जब आप कोई भी चीज हर इंडिविजुअल पे छोड़ देंगे कि जिसकी जो मर्जी है अपना इम्तिहान बना के बैठ जाए, तो यही होता है। इसलिए ओसामा सिस्टम्स होते हैं, इसलिए निज़ाम होते हैं। अगर क्वेश्चंस भी पूछते थे, अगर सर्टन चीजें आपने 62, 63 के तहत करनी चाहिए थी, तो ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस सेंटर से आना चाहिए था, मेन इलेक्शन कमीशन से आना चाहिए था, और तमाम लोग उसी में से सवाल पूछते, फिर कोई ऐसी चीज नहीं होती। मसला ये है कि जब आप हर एक बंदे को छोड़ देंगे ऑन इज ओन, तो हर एक की डेफिनेशन अपनी है। कोई मजहब को तरीके से देखेगा, किसी के नजदीक। अब एक सवाल चल रहा था कल सिंध में किसी का, उन्होंने कहा जी आपकी कितनी बेगमात है, उन्होंने कहा जी 2, आप किसके साथ रहते हैं? भाई इसका आपसे क्या ताल्लुक है किसके साथ रहते हैं? आपकी बेगम के साथ तो नहीं रह रहे, तो इसमें मसला तो कोई नहीं है। तो ये जब बेहूदगी होगी, रिडिकुलस। आई थिंक इलेक्शन कमीशन का कसूर है। मैं इंडिविजुअल रिटर्निंग ऑफिसर्स को नहीं कहता। जहां डायरेक्शंस नहीं दी गई होंगी, जहां शार्प एक सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं दिया गया होगा, वहां पे यही होगा। ये जिस तरह वीडियो बनाई जा रही है, ऐसे लगता है कि जिल्लत हो रही है जो सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको लगता है इससे हौसला शिकनी होगी आम आदमी की कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं जाऊंगा, लोगों को क्या कुछ पता चल जाएगा, हद तक इज्जत का दावा भी हो सकता है? नहीं, देखें, पहले तो आई पर्सनली फील कि यहाँ पे वीडियोस होनी भी नहीं चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल वाकई आपकी बात सही है, ये तज़हीक है। एक बंदा जा रहा है जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है, वो एक खिदमत से, अगर एक ऑनेस्ट आदमी, आम आदमी, वो खिदमत के जज्बे से जा रहा है, उसका दीनी नहीं उसका कंट्रोल, उसको हिस्ट्री का इतना नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा कॉमन सेंस उसमें नहीं है या उसमें विजडम नहीं है। किसी चीज का तारीख का पता होना या कुरानी आयात को याद रखें। मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूं आपको, ये जो तालिबान वगैरह हैं जो रोजाना धमाके करते हैं, गर्दनें काटते हैं, इनसे ज्यादा आयतें शायद आपको मुझे कभी याद नहीं हो सकती। तो क्या वो आयतें याद करने से बेहतर मुसलमान हो गए? बात ये नहीं कि आपको कितनी आयतें आती हैं या आपको कितनी तारीखें याद है, कायद आज़म किस तारीख पे पैदा हुए थे। बात दूसरी आपने देखनी है कि जो आपने कवायफ अपने दिए हैं, क्या वो ठीक है? क्या आप दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशन से पूरे उतर रहे हैं? ये तो एक तमाशा बन रहा है जो इसमें डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की और जमहूर की तस्दीक हो रही है। लेकिन ये किस तरह देखा जाएगा कि इन सवालों से कैसे पता चलेगा कोई शख्स करप्ट है या नहीं? मैं एक और सवाल आपके सामने रखता हूं, उस पर आगे भी हमने तफसील से बात करनी है। ये जो बैलेट पेपर में अब खाली खाना होगा, इससे क्या होगा? कौन कौन खाली हो जाएगा इसकी वजह से? देखें, ये मैं तो इसके हक में हूं। चाहे मेरा एतराज ये है कि जिस तरह लाया जा रहा है ऑर्डिनेंस के तहत, वो इतना आइडियल कंडीशंस नहीं है, लेकिन उसामा हमारे इलेक्शन में 2 चीजें बड़ी काम की हैं, एक नोट, एक लोटा। इन 2 चीजों ने हमारी सियासत का बड़ा बेड़ा किया। अब इसका जवाब में लाया गया नोटा, नन ऑफ द अबव। तो आई थिंक ये बड़ा एक पावर अवाम के हाथ में। ये पहले हम जाते थे अगर 4 कैंडिडेट्स हैं और सब के सब 2 नंबर हैं, तो हम शायद ये सोच के वोट देते कि इनमें से ये जो कैंडिडेट नंबर X है, ये सबसे कम बुरा है, चलो इसको ले लें। लेकिन ये अगर पावर आती है और अवाम अपना डिसग्रेटलमेंट, अपना एतराज शो करते हैं, तो मेरा ख्याल है पार्टीज पे प्रेशर पड़ेगा बेहतर कैंडिडेट लाने का। बहरहाल जो सलूक अभी तक कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है, उम्मीदवारों के साथ हो रहा है, वो दुरुस्त नहीं है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन इस पर कोई एक्शन लेता है नहीं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब आपका। ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। उस्मान ने कराची नोगो एरियाज पर नोटिस लिया और आईजी सिंध कहते हैं नोगो एरिया का वजूद ही नहीं। अदालत को झूठा साबित करने की कोशिश है साहब। अभी कल ही हमारे एक मीडिया के दोस्त कह रहे थे कि सिंध की निगरान हुकूमत के दौर में कराची का खूबसूरत चेहरा सामने आ रहा है, मगर आज कुरंगी नंबर 5 में रेंजर्स हेडक्वार्टर के करीब धमाके ने इस खूबसूरत चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ दिया। इस धमाके में 4 रेंजर्स एहलकार शहीद जबकि 7 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। यह हमला उस रेंजर्स पर हुआ है जो निगरान हुकूमत के आते ही मुतहरिक हो गई थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में यूसुफ कोट, हिजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद, लियारी, नाजमाबाद, कुरंगी और मलीर जुमा गोट में टारगेटेड ऑपरेशन किए। 150 के करीब टारगेट किलर्स और भत्ताखोरों को पकड़ा। टॉर्चर सेल भी मिसमार की और भारी मिकदार में असलहा भी पकड़ा गया। कल अदम तंजीमों के मुबैना कारकुनों को गिरफ्तार किया। लगता है आज धमाका करके तालिबान ने रेंजर्स को अपने खिलाफ कार्रवाइयों का जवाब दिया है। इस धमाके से पता चलता है कि कराची में सरगर्म दहशतगर्दों के हौसले किस कदर बढ़ चुके हैं। हम बहुत देर से कह रहे हैं कि तालिबान कराची को घेर चुके हैं, जिसकी गवाही अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दी कि तालिबान ने कराची में अपने ठिकाने मजबूत कर लिए हैं, जिनकी कार्रवाइयों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है।
ये जब चाहते हैं परवीन रहमान जैसी सोशल रहनुमाओं को खून में नहला देते हैं, जब चाहते हैं स्कूलों पर हमला करके असातिज़ा की जान ले लेते हैं, सियासी पार्टियों के दफ्तरों और रहनुमाओं को निशाना बनाते हैं, मोटरसाइकिलों जीपों पर निकलते हैं, भत्ता इकट्ठा करते हैं, बैंक लूटते हैं। तालिबान की कार्रवाइयों से लगता है कि इन्हें कोई रोकने वाला ही नहीं। इनका रास्ता रोकने की एक जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर आयद होती है, तो दूसरी तरफ बेअमनी की मौजूदा सूरत हाल साबिक इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी का भी पोल खोल रही है, जिसके दौर में लाशें गिरते रही मगर क्या फर्क पड़ता है। मुफाहमत की सियासत के तहत हुकूमत तो चलती रही, इस मुफाहमत और कारकर्दगी का हिसाब अवाम इंतखाबात में वोट की शक्ल में देंगे। लेकिन कराची की बदअमनी सिर्फ इस एक फैक्टर का नतीजा नहीं। पाकिस्तान का माशी हब कहलाने वाला यह शहर लसानियत, फिरकावारियत की बुनियाद पर भी टुकड़ों में बटा है। इन टुकड़ों को नो गो एरियाज कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कराची बदअमनी केस की समाअत के दौरान कराची पुलिस के एक एसएसपी नियाज खोसो ने इस बात का इतराफ किया था कि पूरा कराची नो गो एरियाज में बटा हुआ है। अखबारी खबरों की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट कराची में नो गो एरियाज का भी नोटिस ले चुकी है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी भी पहले कह चुके हैं कि उनकी कराची आमद से पहले कराची में नो गो एरियाज खत्म हो जाने चाहिए। आज शायद इसलिए पुलिस भी फुर्तियां दिखाती नजर आई। लांडी में छापा मारकर 16 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 50 अफराद का टारगेट किलर हनीफ चिट्टा को भी पकड़ लिया गया। इसके अलावा अरशद पप्पू के कत्ल में नामजद मुल्जिम यासिर डाडा और उजैर बलोच का भाई जुबैर बलोच भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कल अदालत में पेशी से पहले आज आईजी सिंध ने भी यह कह दिया कि कराची में कोई नो गो एरिया है ही नहीं। अब यह फैसला अदालत को करना है कि पुलिस के 2 अफसरों में से झूठा कौन है। वो जो अदालत में इतराफ करता है कि कराची में नो गो एरियाज मौजूद हैं, या फिर आईजी सिंध। हकीकत क्या है, कराची में नो गो एरियाज मौजूद हैं या नहीं, कराची के हालात, तालिबान का बढ़ता असर और रसूख, इस पर बात करेंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे बाबर सलीम से। बाबर सलीम, आप वो हमारे नुमाइंदे हैं जो सबसे पहले खबर लेकर आए, ब्रेक किया आपने कि तालिबान का असर रसूख बढ़ रहा है, कराची तालिबान के घेरे में है। अब तो बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इसका इतराफ कर रहा है। 1 महीना पहले तकरीबन आपने ये बात कह दी थी। अब ये बताएं, जो आज रेंजर्स पर हमला हुआ है, क्या तालिबान बदला ले रहे हैं? कि गैर मुसद्दिका इत्तलात उसामा इस हवाले से मौसूल हुई हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान की जानिब से इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली गई है, जो कि इस बात की गम्माज है कि कलअदम तंजीमों को कराची में रेंजर्स जो कारी ज़रबें पहुंचाई जा रही हैं, जिस तरीके से उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसके साथ साथ भारी मिकदार में वो तमाम धमाका खेज मवाद जो कि तखरीबकारी की वारदातों में इस्तेमाल होता है वो बरामद किया जा रहा है। वो ये तमाम चीज़ें इस बात की गम्माज हैं कि कलअदम तंजीमें यकीनी तौर पर कराची में न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि अपनी कार्रवाइयाँ अभी भी बरकरार रखने की कोशिशें कर रही हैं। दूसरी जानब कानून नाफिज करने वाले इदारे भी सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन तमाम तंजीमों को कराची से बाहर रखा जाए, कराची में दाखिल होने से इनको रोका जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची के दाखिली और खारजी रस्तों पर वो मुनासिब इंतजामात नहीं है कि कलअदम तंजीमों के दहशतगर्द या गैर कानूनी असलहे की तरसील को किसी तौर पर रोका जा सके। और इस तमाम चीजों को मुमकिन बनाने के लिए सिर्फ लॉ इन्फोर्सर्स का किरदार काफी नहीं है, इसके साथ हुकूमत को फंड जनरेट करने पड़ेंगे, इसके साथ हुकूमती नुमाइंदों को आगे बढ़कर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हौसले भी बुलंद करने पड़ेंगे। सही, ये तो एक तस्वीर है दहशतगर्दी की। जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयां हो रही हैं, टारगेट ऑपरेशन हो रहे हैं, इनसे कुछ फायदा हो रहा है। कहा जा रहा है हनीफ चिट्टा जिसने 50 लोगों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया वो भी गिरफ्तार हुआ है। अरशद पप्पू के मुल्जिम, कत्ल के मुल्जिम भी गिरफ्तार हुए हैं। उसामा, ये तो अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है। देखिए, हनीफ चिट्टा की गिरफ्तारी ये पहली गिरफ्तारी नहीं है, 6 साल में 4थी दफा ये मुल्जिम गिरफ्तार हुआ है। बाद दफा जो है ये जेल की हवा खा, बाज मुकदमात इसके खिलाफ पेंडिंग में है। अगर हम ये कहें कि एक कत्ल में जो है वो 3 दफा एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया जा रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। कराची पुलिस नंबर गेनिंग के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए मीडिया के तवस्सुस से जिस किस्म की खबरें ऑन एयर करवा रही है उसे देखकर हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। बाज मुल्जिमान ऐसे गिरफ्तार किए जा रहे हैं जो गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान 4 मरतबा गिरफ्तार हुआ और उनकी गिरफ्तारी एक दफा फिर ये कहकर जाहिर कर दी जाती है कि ये असर 9 शुरू कर दिए थे इन्होंने। तो इसका मतलब है जो टारगेट ऑपरेशन हो रहे हैं इनसे कोई खास फायदा नहीं हो रहा, और यही वजह है कि तालिबान ने आज निशाना बनाया रेंजर्स को। ये बताएं, जो नो गो एरियाज का चक्कर है ये है क्या? एक तरफ पुलिस के ही एहलकार कहते हैं कि नो गो एरियाज हैं, दूसरी तरफ कहा जाता है नहीं। देखिए उसामा, नो गो एरियाज को हमें पहले समझना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा अपने नाजरीन को कि नो गो एरियाज क्या है। कराची का आम लोकल किसी एक इलाके से उठ के दूसरे इलाके में जाता है, ये उसके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन कराची के आम लोकल के लिए कराची के मज़ाफात
बार्सिलोना, मंगोपीर कमारी कॉलोनी में जाना, सोराब गोट के बाद मखसूस इलाकों में जाना या गुलशन मुनेर और शालतीफ टाउन के कुछ इलाकों में जाना मुमकिन नहीं है। इस तरह तो ये नो गो एरियाज बरकरार हैं, आज से नहीं है। 5 सालों में यहाँ पंजे गाड़ चुकी हैं कलदम तंजीमें। दूसरी जानिब सियासी गिरोहों के खुले इख्तलाफात हैं। ये मुखालिफ गिरोह जो है वो दूसरे इलाके में, दूसरे गिरोह के इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। ये दूसरी सूरत हाल है नो गो एरियाज की। और तीसरी तरफ रेंजर्स और पुलिस जो है वो बैरियर्स उखाड़ कर ये दावा करते हैं कि नो गो एरिया खत्म कर दिया गया। उसामा, बाज इलाके कराची में ऐसे हैं जहां पुलिस की पेट्रोलिंग ना होने जितनी है। नफरी की कमी के बायस शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बैरियर्स लगाए थे और उन बैरियर्स को उखाड़कर नो गो एरियाज के खात्मे का दावा करना जो है वो किसी तौर सही साबित नहीं हो सकता। क्या हम ये कह सकते हैं कि टारगेट किलिंग में कमी आई है, लेकिन तालिबान दहशतगर्द जो हैं अब भी उतने ही मजबूत हैं? देखिए, कराची में टारगेट किलिंग की कमी कहना शायद मुनासिब नहीं होगा। 6 से 8 अफराद आज भी रोजाना जो है वो कत्ल हो रहे हैं और दर्जन के करीब रोजाना जख्मी हो रहे हैं। टारगेटेड किलिंग्स उस दर्जे पे नहीं पहुंची जिस दर्जे पे गुज़िश्ता साल हम विटनेस करते रहे हैं, लेकिन ये अप एंड डाउन जो है वो कराची में चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कराची में कि हर माह ही 250 अफराद कत्ल किए जा रहे हो। एक महीने हम रिपोर्ट करते हैं 150 अफराद की किलिंग, तो दूसरे महीने 250 अफराद की लाशें भी गिननी पड़ती हैं हमें। सही। ये रेंजर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है? कोई उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो बता सके कौन उन्हें निशाना बना रहा है और उसके खिलाफ क्या एक्शन वो अब लेंगे आगे? जी देखिए, कराची में रेंजर्स जो है वो फोर्स है जिसके जो ऑपरेशन है वो बड़े मजबूत हुआ करते हैं। और हम देखते रहे हैं कि गुज़िश्ता काफी अरसों में पुलिस की जानिब से जो गिरफ्तारियां जाहिर की गई हैं वो भी दर हकीकत रेंजर्स की जानिब से जो है वो गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान थे और FIRों के लिए पुलिस को दिए गए, जिन पे पुलिस ने जो है वो कार्रवाइयां आगे बढ़ाई हैं। लेकिन रेंजर्स का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो आउटस्टैंडिंग करार दिया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ नफरी की कमी बहरहाल रेंजर्स को भी पेश आती है। दहशतगर्द अनासर अब भी मजबूत नजर आ रहे हैं और मजबूत ऑपरेशन की जरूरत है इनको खत्म करने के लिए। बाबर सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। इलेक्शन कमीशन की आजादियां उरूज पर, बैलेट पेपर में खाली खाना भी शामिल होगा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने का जिम्मेदार, मगर यहां तो रेफरेंडम होने जा रहा है। दारुल कादरी साहब और उनके हम ख्यालों को मुबारक हो। उनको भी मुबारक हो जिनको पाकिस्तानी अवाम ने कभी अपनी नुमाइंदगी की दस्तार के काबिल नहीं समझा था कि उनके सारे ख्वाबों और हसरतों की राह, मन्नतों और मुरादों से मांगा हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमवार करने जा रहा है। बैलेट पेपर में नापसंदीदगी के इजहार के लिए खाना खाली रखने का फैसला कर लिया गया है। ये खाना बैलेट पेपर में शामिल करने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखा जाएगा, जो इस खत की बुनियाद पर सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस जारी करने की एडवाइस देंगे और फिर सदारती फरमान के इजरा के बाद खाली खाना बैलेट पेपर का हिस्सा बन जाएगा। इस खाली खाने का मतलब यह है कि कोई शख्स जो किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता वो इस खाली खाने पर मोहर लगाकर अपनी बेजारी का इजहार करे। यानी ऐसे वो तमाम लोग जो इस निज़ाम के मुस्तरदशुदा हैं, जी भर के इस खाली खाने पर ठप्पे लगाकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, जो कभी किसी फौजी आमिर की बगल में रहकर इक़्तिदार के गुलछर्रे उड़ाती रही, तो कभी किसी इनकलाबी के कंधों पर चढ़कर दीवान इक़्तिदार की दीवार फलांगने की कोशिश करती रही, को निज़ाम लपेटने के 100 जवाब फराहम करेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर में ऐसी तरमीम करने का इख्तियार है जो इलेक्शन को रेफरेंडम में तब्दील कर दे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन जनाब शेर अफगन साहब। शेर अफगन साहब, क्या मकसद है इसका, इसकी क्या जरूरत है खाली खाना रखने की? देखें उसामा, बात यह है कि ये अब जो नन ऑफ द अबव का ऑप्शन है, जिसमें वोटर को ये हक दिया जाता है कि वो अगर किसी भी उम्मीदवार के हक में वोट नहीं डालता तो वो उस खाली खाने में अपनी मोहर लगा सकता है। ये इख्तियार अब चंद ममालिक में इंट्रोड्यूस कराया गया है और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वर्कर पार्टी पाकिस्तान केस में भी कहा है कि जी आप ये ऑप्शन पाकिस्तानी जो इलेक्शन होते हैं उनमें भी लेके आएँ। अब यह है कि आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई और उसमें इस पे बात हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी कायम कर दी है जो कि इस पे लेजिस्लेटिव प्रपोजल जो है वो बनाएगी
और जो लॉ में अमेंडमेंट की ज़रूरत है वो जब अमेंडमेंट तैयार हो जाएगी तो वो हम मिनिस्ट्री को भिजवा देंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उस पर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि वो उसके ऊपर ऑर्डिनेंस अगर पास करना चाहें तो कर लें। लेकिन जो लोग सियासी निज़ाम पर यकीन ही नहीं रखते, अगर वो इस खाने को पुर करते रहेंगे तो इससे तो ये लगेगा कि सियासत से लोगों का, सियासतदानों से, इस निज़ाम से एतबार उठ चुका है। देखें, बात यह है कि अगर हम ये तजर्बा करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा कि ये एक्सटेंट क्या है लोगों की जो इस सियासी निज़ाम से, अगर फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि वो बेजार हैं, तो वो अगर इस खाने में लगाते हैं तो कम से कम अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर लोग जो हैं वो इस निज़ाम को पसंद करते हैं या नहीं करते। लेकिन चूँकि ये निज़ाम जो है ये एक आज़ादी के इजहार राय के हवाले से बड़ा अहम पहलू सामने लाता है कि आप किसी को पाबंद नहीं करते वोटर को कि वो लाजमी तौर पर लिस्ट में मौजूद कैंडिडेट को ही वोट डाले। आप उसके पास एक ऑप्शन ओपन रखते हैं तो ये काम पार्लियामेंट को नहीं करना चाहिए। नहीं देना चाहता। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया इस पर, अगर पार्लियामेंट इसको करती वो बेहतर ना होता? जी, ये बेसिकली बात यह है कि हम तो सिर्फ एक अमेंडमेंट की प्रपोजल बना रहे हैं जी। और वो प्रपोजल ज़ाहिर है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो उसे वेट करेगी और फिर अगर ऑर्डिनेंस बनाने की जरूरत पेश आई तो वो करेंगे, कानून बाद में बनेगा। और अगर आप ये फैसला कर चुके हैं कि ऐसा होना चाहिए, मुझे बताएं, आपने दूसरे मुल्कों का हवाला दिया, क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? 51% लोग अगर इस खाने को पुर कर देंगे तो इलेक्शन तो फिर दोबारा होंगे, अरबों रुपया दोबारा लगाया जाएगा, पाकिस्तान ये कर सकता है? देखें, ये अभी फैसला नहीं हुआ कि ये ऐसा कर दिया जाएगा। मैंने जैसे बताया कि ये प्रपोजल है और लेजिस्लेटिव प्रपोजल पहले जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, वहाँ अगर ऑर्डिनेंस पास होता है तो ये इंट्रोड्यूस हो सकेगा। और जो इसमें इम्प्लीकेशंस हैं वो लेजिस्लेटिव प्रपोजल में उनको कवर करने की कोशिश की जाएगी। सही है। शरीफ खान साहब साथ रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद ज़हीम कादरी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आ गया है कि वो कहते हैं कि ये जो खाली खाना है ये नामुनासिब है, बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान की, उसकी हुकूमत रही है। आप क्या कहते हैं इस खाली खाने के बारे में? अच्छी बात है, लोगों को पता लगे, अगर वो आपको पसंद नहीं करते तो लिख सकें कि आपके हल्के के लोग, मुझे किसी पर भी एतबार नहीं। उसामा, आई थिंक इट्स स्ट्रेचिंग द थिंग्स अ बिट टू मच। मैं आपको सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि इस खाना खाली छोड़ने से कहीं ये साबित नहीं होगा कि वो लोग उस निज़ाम से बेजार हैं जिस तरह अभी डीजी साहब ने फरमाया, बल्कि उससे ये वाज़ेह होगा कि उन तमाम उम्मीदवारों पर उनका एतमाद नहीं है। और इसके गैर आइनी और गैर जमहूरी होने की वाहिद मिसाल ये है कि पाकिस्तान का मतलब, पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यानी कि इसकी इस्लामी अक़दार और जमहूरी अक़दार को इस मुल्क पर बहरहाल इम्प्लिकेट होना है। और ये मेरे ख्याल में एक ऐसे प्रोसेस की तरफ ले जाएगी बात कि कुछ लोग इस प्रोसेस, अब देखें ना जो डीजी साहब ने बात की है, मैं आई एम सॉरी, डीजी साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि ये इस बात की नवीद सुना देगा कि लोग निज़ाम से ही बेजार हैं, लोग उन लोगों के खिलाफ होंगे, हो सकता है वो किसी और को इलेक्ट करना चाहते हो। तो ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो इस सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया कि केस में भी बात कही जा चुकी है, एक वो बात, और दूसरा लोगों को हक हासिल है, शायद लोग आना तो शुरू हो, 60% लोग तो पहले ही वोट नहीं देते, आए तशरीफ लाएं, लेकिन वहाँ फिर ये खाना फिर ये बनाएं कि ये निज़ाम ही जमहूरियत का गलत है। अगर वो उन 4-5 आदमियों पर मिसट्रस्ट करेंगे तो वो ये भी लिखेंगे कि ये निज़ाम गलत है। नो, वहाँ पे ये होगा कि इन उम्मीदवारों में से तो हो सकता है कोई 9-10वां उम्मीदवार बेहतर, वो लोग जो आज तक नहीं आ सके, जिस तरह हम जिनका जिक्र भी करते हैं, जो धरने देते हैं, जो इस सियासी निज़ाम का हिस्सा ही नहीं है, उन सब के हवारी वो सब लोग आके इस पर निशान लगाएंगे, बड़ा मसला बन सकता है। 51% अगर वो लोग हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? इलेक्शन इंशाअल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लोग बहुत समझदार और ये बात जानते हैं कि इस मुल्क में डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के समरात जो लॉन्ग टर्म में होते हैं वो तमाम महज़ब मुआशरों ने वाज़े तौर पर मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बात करके डेमोक्रेटिक, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है राय जो फाइक आज तक दुनिया में, अगर कहीं पॉलिटिकल पार्टीज फेल हुई हैं या कोई शख्स डिलीवर नहीं कर सका, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जमहूरियत
जो अपने लेटर इन स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं हो सकी वो डिलीवर नहीं कर लेकिन सकी। इस खाना ये तो खाली कहा गया, नन ऑफ द अबव, जमहूरियत के खिलाफ नहीं। ये परसेप्शन क्यों है शरीफगंज साहब कि ये खाना जो है इसको पुर करने का मतलब है आप जमहूरियत के खिलाफ हैं? ये परसेप्शन सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं सियासतदान क्या कह रहे हैं। बात यह है कि ये इलेक्टोरल जमहूरियत है हमारे पाकिस्तान में, और बहुत सारी और भी दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ इलेक्टोरल जमहूरियत है, और इलेक्टोरल निज़ाम भी मुख्तलिफ़ किस्म के पूरी दुनिया में राइज हैं। ये कह देना कि जो मौजूदा सिस्टम है अगर उसमें कोई तब्दीली आ जाती है तो उससे जमहूरियत को कोई नुकसान पहुँच रहा है, ये मुनासिब बात नहीं होगी। बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर ऐसी कोई बात अमेंडमेंट होती है तो वो सिस्टम को इम्प्रूव करने की तरफ को एक कदम बढ़ाया जाएगा। तो लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ये एक प्रपोजल की स्टेज पे है और इसके ऊपर एक यानी अमेंडमेंट की प्रपोजल बनाई जा रही है। वज़ारत कानून इस समरी को रद्द कर देती है जो आप भेज रहे हैं, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएंगे? नॉट ओनली दैट, मैं नहीं समझता कि देखिए बात यह है इसमें कि वज़ारत कानून जो है वो किसी चीज़ को रद्द या एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि जो प्रपोजल जाते हैं वो उसको कानूनी नुक्ता नज़र से चेक करते हैं कि वो फिजिबल है या नहीं है, और अगर वो लेजिस्लेशन के लिए क्वालिफाई करती है तो वो उसे नॉर्मल हालात में जब पार्लियामेंट मौजूद होती है तो वो उसे स्टैंडिंग कमेटी मुतलका के पास भिजवा देते हैं जो उसके ऊपर डेलिब्रेट करते हैं, और जो रिकमेंडेशंस हैं कानून की वो आगे कैबिनेट को भिजवा देते हैं। अब इसमें जबकि इस वक्त पार्लियामेंट नहीं है, अगर हम कोई प्रपोजल भिजवाते हैं तो पहले तो वो मिनिस्ट्री में वेट होगी, और अगर वो समझते हैं कि ये लेजिस्लेशन जो है ये क्वालिफाई करती है, लेजिस्लेशन इस पर की जा सकती है, तो वो आगे प्रपोज करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो एडवाइस करें प्रेसिडेंट साहब को कि इस पे फौरी तौर पे ऑर्डिनेंस बना दें। अच्छा, देखिए इसमें कुछ स्टेजेस हैं, सही हमारी प्रपोजल जो है फाइनल नहीं है। जाते जाते एक सवाल मेरा शरीफगंज साहब, अब तमाम मीडिया में नजर आ रहा है जो सवाल पूछे जाने रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से बहुत माजरत के साथ मेरा तो ख्याल है कि आपसे भी अगर पूछ लिया जाए कि 14 नुकात कायद आज़म के क्या थे जो उन्होंने दिए, तो वो तो आप भी नहीं बता सकेंगे। क्या जरूरत है इन सवालों की? जी मेरा ख्याल है कि ऐसे सवालों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो अंडर द लॉ वो पाबंद हैं कि वो जो नॉमिनेशन फॉर्म उनके सामने सबमिट किया गया है वो उसको स्क्रूटिनाइज करें, और जो रिक्वायरमेंट उस फॉर्म के ज़रिए मांगी गई है कैंडिडेट से अगर वो पूरी है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लें, और अगर वो उसमें कोई कमी बेशी है, कोई डेफिशिएंसी है जिससे वो बंदा क्वालिफाई नहीं करता तो फिर डीजी साहब आप कोई नोटिफिकेशन कोई जारी करेंगे, कोई मुरासला के ऐसे सवाल ना पूछे जाए, उनको डायरेक्शन हो या बता दें ये सवाल पूछ सकते हैं आप? देखिए मैं इस पे कोई हतमी राय तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आर्टिकल 62 में जो बातें की गई हैं उसमें इस्लामी नॉलेज का होना ज़रूरी है, ये भी एक क्वालिफिकेशन में आती है बात। तो मेरा ख्याल है सवाल पूछे जा रहे हैं, रोकना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आप कैसे रोकेंगे इसको, इस तरह के सवालों को कि कितनी शादियां की हैं, दूसरी शादी क्यों की, बेटे से ज्यादा प्यार है बेटी से, इन सवालों को कैसे रोकेंगे? मेरा ख्याल है कि इसमें यानी इसकी बुनियाद पे मेरा ख्याल है कि पेपर रिजेक्ट नहीं हो रहे, ये वैसे उनसे सिर्फ इस्लामी बुनियादी नॉलेज जानने के लिए वो सवाल अगर कोई कर रहा है, लेकिन मुनासिब है कि इस तरह के सवाल ना किए जाए, ना पूछे जाएं। ब्रेक का वक्त है, बहुत मुख्तसर ज़हीम कादरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाम मुनासिब करार दे दिया, आपकी पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है, क्या करेगी अगर ये खाना जो है फाइनल हो जाता है खाली खाना? PMLN का कॉन्सेप्ट तो बड़ा क्लियर है कि हमें बेहद इत्मीनान है इलेक्शन कमीशन पे, गैर मुतनाज़ा तरीन बॉडी है, और एक ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो पहली बार पाकिस्तान की तारीख में मुतफ़िका तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लेके आए, और आज तक किए गए तमाम कवानीन उनके हमने बिल्कुल एक्सेप्ट किए हैं, हमने सर झुकाया है, और हम समझते हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त है। हम अगर इलेक्शन कमीशन को करेगा लेकिन हम इसको जरूर मानेंगे अगर इलेक्शन कमीशन को इम्प्लीमेंट करेगा। सही है। ज़हीम कादरी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन शरीफगंज साहब हमारे साथ हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। IMF कर्ज देने के लिए तैयार, दिवालिया होने का खतरा टल गया, लेकिन कर्ज लेने के लिए निगरान हुकूमत की तैयारी पूरी नहीं।
हमारे साथ हैं सैयद ज़हीम कादरी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अभी स्क्रूटनी के अमल से गुजरना है। खौफ है आपको? आपसे भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। खाली खाना पूर करने पर तुमने बात की है बेल में, वो आपने भी करना है अगरचे, लेकिन आप उम्मीदवार भी हैं। मेरे ख्याल में कि जो 62-63 की तशरीह की ये फॉर्म में, और आपने अनोथ कहा है कि हम इस पर पूरा करते हैं, तो 62 जो है वो कैटेगोरिकली दीनी मामलात की तरफ निशानदेही करती है। और उसमें यह है कि आप एक अच्छे मुसलमान हों। अगर आप किसी से कुरान की तफसीर और बड़ी चीज़ें पूछने लग जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये फिर ज़्यादा पूछने की बात है। बहुत से लोग नहीं जानते। अब मैं दुआ कनूत का मसला भी ज़रा हम डिस्कस कर दें। सही कि तमाम मसालिक जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बेहतर है कि आप दुआ कनूत पढ़ें वितर में, तीसरी रकत में, लेकिन अगर आपको वो ना याद हो तो आप 3 बार कुल शरीफ पढ़ लें, सूरह इखलास पढ़ लें, तो आपके वितर हो जाएंगे। बट स्टिल अब वो उसका फ़र्ज़ तो पूरा हो गया और फ़र्ज़ अदा हो गया, लेकिन इम्प्लीकेशन हैं। और जो 63 है वो वाक़तन आपके हकूक़ुल इबाद और आपके किरदार से मुंसलिक है। तो अब इसमें अपना पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में सवालात करने, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की विसाल और तारीख़ पैदाइश के सवाल करने सबको आते होते हैं, लेकिन मुझे लगा आप इस्लामी सवालों के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन 14 नुकात नहीं, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट रहा हूँ, छोटा सा, और वाजिबी सी दीनी तालीम भी है। इस किस्म के ये जो बेरहमाना अमल है इससे आप ये नहीं होना चाहिए। दिस कैन बी एम्बैरसिंग फॉर समबडी। सही। और दीन के बारे में बड़ा वाज़ेह है कि आप किसी को दीन जबर नहीं है। बहुत शुक्रिया ज़हीम कादरी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ थे। और तमाम सियासतदान लगता ऐसे है कि मुत्तफ़िक़ इस बात के कि 62-63 की आड़ में इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए जिससे सियासतदानों की तज़लील हो। अभी हमारे साथ डीजी इलेक्शन कमीशन भी थे, देखते हैं इस बारे में वो क्या स्टेप लेते हैं। हमारी अगली स्टोरी, IMF पाकिस्तान को मजीद कर्जा देने को तैयार है मगर निगरान हुकूमत की तैयारी नहीं। पाकिस्तान ने नए कर्ज के लिए अभी IMF को कोई दरखास्त नहीं दी है, मगर यह भी हकीकत है कि कर्ज के बगैर गुजारा अब नहीं है और इसे IMF से रुजू करना ही पड़ेगा। यह खबर हमने आपको 27 मार्च के प्रोग्राम में पहले ही दे दी थी कि IMF को कर्ज की अदायगी की वजह से स्टेट बैंक के ज़र-मुबादला के ज़खायर 2 साल के अंदर आधे रह गए हैं। ये ज़खायर जून 2011 में 14.78 अरब डॉलर थे, जबकि इस वक्त स्टेट बैंक के पास 7 अरब 27 करोड़ डॉलर रह गए हैं। पाकिस्तान ने नवंबर 2008 के बाद IMF से 8 अरब डॉलर कर्ज लिया था, जिनमें से अभी सिर्फ 3 अरब डॉलर अदा किए जा सके, यानी 5 अरब डॉलर अभी मजीद IMF को वापस देने हैं। और ऐसे में मजीद कर्ज की जरूरत पड़ चुकी है क्योंकि कौमी खजाना खाली हो रहा है। सो ये बात तो तय है कि पाकिस्तान को कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज लेना ही पड़ेगा। बात करते हैं हमारे बिजनेस डेस्क के हेड अनीस शेख हमारे साथ हैं, उनसे इसी वाले से जानते हैं। अनीस शेख साहब, अब कर्ज तो लगता है लेना ही पड़ेगा, लेकिन शराइत क्या होंगी, कब मिलेगा, कैसे? देखिए समझ, जैसे कि अभी आपने इनॉग्रेट की सारी सिचुएशन, ये बिल्कुल ठीक है। और सूरत हाल ये है कि अगर हमारी जो अपनी कैलकुलेशन है कि अगर पाकिस्तान के रिजर्व अब 7 अरब डॉलर के करीब हैं, उसमें से हमें 4 तो वापस कर देने हैं IMF को, यानी कि प्रैक्टिकली आपके पास 3 अरब के करीब हैं जो कि आपके 1 महीने कभी कवर नहीं करते। उसमें भी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कुछ 2 अरब के कोई फॉरवर्ड के सौदे भी हमारे पास मौजूद हैं, तो वो भी शायद आपके पास ना हो, तो सिचुएशन खासी ब्रीक है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, तो हमें कर्ज लेना पड़ेगा। अब जो आज मेरी बात हुई है IMF रिप्रेजेंटेटिव से, उससे तो मुझे तासर मिला है कि IMF को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अब मेरी अपनी छुरी ये है, कुछ लोगों का अपना भी ये ख्याल है कि शायद पीपल्स पार्टी ने तो अपना आखिरी साल है उसमें जानबूझ के IMF से रब्ता नहीं किया, क्योंकि इलेक्शन ईयर था। अगर वो IMF से रब्ता कर लेते, IMF प्रोग्राम में चले जाते, तो उनको टाइट होना पड़ता बड़ी हद तक। और जो इलेक्शन के आखिरी साल में आपने देखा जिस तरह की बेकायदगियां हुई हैं फाइनेंशियल और जिस तरह के पैसे लुटाए गए हैं, शायद उसका मौका ना मिलता, तो यूँ लग रहा है शायद जानबूझ के पीपल्स पार्टी नहीं गई है। जहाँ तक मैक्रो इकोनॉमिक्स का ताल्लुक है, इस वक्त जो मेरी उनसे बात हुई है उससे ये लग रहा है कि अभी वो खासे फ्लेक्सिबल हैं। वो कि उनका ये कहना है कि शायद पाकिस्तान को, जैसा कि ADB की रिपोर्ट भी आपको याद होगी कि 9 अरब डॉलर की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन उनका ये कहना है कि जब आप 3 साल की कम अज कम प्रोग्राम में जाएंगे तो फिर इसको असेस किया जाएगा कि पाकिस्तान की असल जरूरत कितनी है और उसी हिसाब से प्रोग्राम तय किया जाएगा। जो टैक्सेशन है और बाकी सारे मामला जो है उसमें तय किए जाएंगे। मुझे बताएं अनीस शेख, शराइत लगता है IMF की माननी पड़ेंगी हमें, पहले नहीं मानी थी, उन्होंने कर्जा रोक लिया था, अब एक कर्ज वापस करने के लिए दोबारा हम कर्ज लेने जा रहे हैं। निगरान हुकूमत के दौर में तो लगता है ये मिलेगा नहीं, क्या होगा? क्या उन शराइत से महंगाई बढ़ेगी, बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी? अच्छा देखें, यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नजर आता है। जो आज मेरी उनसे बात हुई है उसमें मैंने इनसे जब सवाल किया तो उन्होंने इससे बड़ी लाताल्लुकी जाहिर की। उन्होंने
ऐसी तो कोई बात नहीं। जब आप प्रोग्राम में थे, आप किस्तें मिल रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि, बल्कि आप ये मतलब निकालें कि फिर IMF आपसे गैर मुतमईन नहीं था, वरना वो आपको पैसे नहीं देते। जो आखिरी 2 ट्रांच नहीं ली गई तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खुद नहीं ली। इसका मतलब ये है कि आप प्रोग्राम में थे, आपने प्रोग्राम खुद खत्म किया, मुअत्तल नहीं हुआ, ये प्रोग्राम खत्म हुआ है। जहाँ तक शराइत का ताल्लुक है, अब जैसे बिजली के हवाले से बात हो रही है, IMF आपको वाज़ेह तौर पे कहता है कि जी आप सब्सिडी खत्म करें, लेकिन सब्सिडी खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस शेख। लगता है IMF की शराइत तो माननी पड़ेंगी और कर्ज भी लेना पड़ेगा, लेकिन ये कब तक सिलसिला चलेगा? एक कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेना होगा और आने वाली हुकूमत के लिए फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। दुनिया न्यूज़ देखते रहेगा। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उसामा गाजी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।